हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9th क्लास है, 8th क्लास है हमारी, मैं क्षमा चाहूंगा, 8th क्लास है हमारी और चैप्टर नंबर 9 है हमारा। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 8 है और हम लोग पढ़ रहे हैं जन सुविधाएं। तो हम जन सुविधाओं के विषय में बहुत सारी चीजों को अपने इस लेक्चर के अंतर्गत गौर करके एक एक चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी स्टोरी चेन्नई को जो आपकी जरूरी चीजें हैं उन सभी कर हमने गौर करके देखा कैसे भारत का रुपया आता है, कैसे टैक्सेशन लिया जाता है, क्या है पब्लिक कराधान व्यवस्था। इस सभी पर हमने जो है गौर करके एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हमने देखा है। ठीक है, हमें इन सभी चीजों को ध्यान देना है। अब देखिए, कल जो था मैंने आपको दो चीज मैंने बताई थी बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दें आप, कि भारत में जो आपका इतनी भी जन सुविधाओं पर जो आपकी चीजें खर्च की जाती हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है, वो जन सुविधाओं पर जो आपका पैसा भारत में आता है, आखिरकार वो पैसा आता कहाँ से है, उस पैसे की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, कौन कौन सा उसका क्षेत्र है। उस क्षेत्र के विषय में हमने देखा कि जो केंद्र सरकार कर वसूलती, जिसको टैक्स कहते हैं, और राजस्व मतलब पैसा आता है, वो कहाँ से आता है, उन सेक्टर्स को हमने एक बार देखा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसको घर पर जाकर लिखा था या आपका क्लास में लिखा था और एक बार घर जाकर पढ़ा है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे एक बार देख लिया बच्चों। चलिए, फिर उसके साथ ही हमने और इसमें देखा था कि केंद्र सरकार अपना 1 रुपया कहां कहां खर्च करती है, इसको भी हमने देखा। जो केंद्र सरकार है, देखिए पहले हमने देखा रुपया कहां से आता है, फिर देखा खर्च कहां कहां करती है उस रुपए को। तो ये पूरे भाग दोनों को हमने बहुत गौर करके देखना। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो ये सारी चीजों को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों गौर करके एक एक तरीकों को हम लोग इन्हें अच्छे से देख पाए थे और हम लोग इसमें बात कर पाए थे। तो आज हम लोग जो है, जहां से कल हमारा छूट गया था, आज हम उससे आगे करेंगे। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका डेवलप होगा तो उससे क्या बेनिफिट है, फिट है, उसको हम देख रहे थे। अब देखिए, शुरू कर रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप को एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी है। कौन सी है बच्चों आपका महत्वाकांक्षी योजना? तो ध्यान रखना है, जो भी महानगर है उनमें आपका मेट्रो रेल आपकी परियोजना है। ठीक, देखिए आप जानते हैं कि आपको मेट्रो की जो आपका त्वरित जो आपकी सर्विस है, जो फास्ट आपकी सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है, वो बहुत ज्यादा कोई आपकी कीमत नहीं है। आप एक स्थान से बैठ के दूसरे स्थान पर आप बहुत गति से समय पूर्वक अपने ऑफिस अपने कार्य पर पहुंच सकते हैं। ठीक, दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी खर्चे करने की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी आपकी पूरी हो जाती। क्या आपको लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भाग में क्या इसका हल ढूंढा जा सकता है? अब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो खामोखा में आपका मेट्रो में इतना पैसा लगाया है, उस पैसे लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप बस सुविधा को अच्छी कर देते। लेकिन मैं कहता हूं कि बस सुविधा से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था मेट्रो की है, क्योंकि जितना आपका मेट्रो का एक कोच होता है उससे उसमें बहुत सारी सवारी आती हैं, जबकि बस में बहुत कम। अब देखिए, ये एक आपका मेट्रो का कोच होता है, डब्बे टाइप में बने होते हैं, लेकिन बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक मेट्रो कम से कम 10-15 आपकी बसों के बराबर एक अकेली मेट्रो आपका सवारी लेकर जा सकती है। तो इतनी सारी सारी बसों को दौड़ाना और फिर ऊपर से आपके पर्यावरण आपके संबंधी मुद्दे हैं, तो उसके लिए मेट्रो तो मैं मानता हूं कि बहुत बढ़िया चीज है। देख लिया आप लोगों ने, तो इस ट्रांसपोर्टेशन की जो आपकी व्यवस्था है, गौर किया। अब थोड़ा सा देखिए, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेन्नई में किस प्रकार की पानी की आपूर्ति है और क्या सब लोगों को पानी मिल रहा है, इस पर हम लोग आपका बेसिकली जो है आपका बात करने वाले हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधा सभी को मुहैया होनी चाहिए,
कह रहे हैं जितनी भी जन सुविधा वो किसको होनी चाहिए, सभी लोगों को मुहैया होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या मुहैया हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। कह रहे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इनका अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है और कह रहे हैं कि जितनी भी ये आपकी जन सुविधा है ये क्या करती हैं, बहुत आपका मायने रखती हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आखिर में क्यों मायने रख रही हैं, क्या महत्व है इनका आपका जन सुविधा होगा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा आप लोग। जैसा कि इस समय की शुरुआत में हमने देखा है कि चेन्नई में पानी की भारी कमी थी। नगर पालिका की पूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरतें पूरा हो सकती थी। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है तो कुछ इलाकों में बहुत कम, और जहां पानी का भंडार किया गया है उसके आसपास के इलाकों में पानी ज्यादा आता है, जबकि दूर की बस्तियों में पानी कम आता है। जब चैप्टर को शुरू कर रहे थे तो चैप्टर को शुरू करते समय हमने उन सारे गांवों की स्थिति को हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि कैसे आपका पानी की सुविधा है और क्या पानी की सुविधा बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों ने सबसे पहले आपका सोदापेट की कहानी को पढ़ा, मडीकापा की पानी को देखा, मैलापुर में टैंकों से पानी आ रहा था, 4 दिन में एक बार मिल रहा था, मडीकापा में 2 दिन में एक बार मिलता था। ठीक, और आपका जो गांव थे जहां बाबू अफसर रहते थे वहां पर पानी आपका रोज आता था। तो ऐसी चीजों को हम लोग देख रहे थे और ये समस्या कहाँ थी, आपका चेन्नई के अंदर बसी हुई थी। और कह रहे हैं कि जहां पानी का स्टोरेज है वहां तो पास पड़ोस में पानी की जो उपलब्धता है बहुत बढ़िया थी, लेकिन दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें पानी की उपलब्धता इतनी अच्छी नहीं थी। अब देखिए, जल आपूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता था। कह रहे कि जल आपूर्ति नहीं है, उसकी कमी के कारण बोझ किसको पड़ेगा, गरीब को, क्योंकि उसको पीने के लिए तो पानी चाहिए, और पीने के लिए पानी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पानी खरीदना पड़ेगा। खरीदेगा तो उसका भार किस पर आएगा, उस पर। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। अब कह रहे जो मिडिल क्लास है उनके सामने प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ का सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर, बोतल खरीद कर पानी पीकर अपना काम चला लेते हैं। ठीक, अब चाहे तो वो अपना बोरवेल यानी कि अपना समरसेबल कराएं, पानी को खरीदें, टैंकर ले, बहरहाल जो उनका काम है वो उनका काम हो जाता है। ऐसा कोई समस्या की बात इसमें नहीं है। अब दिक्कत है किसको, अगर मैं दिक्कत की बात करूं तो अब दिक्कत पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को ही सुरक्षित पेयजल पहुंचता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो सुरक्षित जल है वो किसके पास उपलब्ध होगा, तो जो व्यक्ति जितना पैसा खर्च करेगा उसकी उपलब्धता क्या है उतनी ही बढ़ जाती है। इस तरह संपन्न तबके के पास ज्यादा ही विकल्प होते हैं। कह रहे जो आपका संपन्न तबका है, संपन्न तबके का सेंस क्या है, जो व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छा है हर चीज में आपका रिसोर्सेस में, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, आपका बेनिफिशियल हैं, उनका कोई प्रॉब्लम आपका किसी प्रकार की जो है होने वाली जो है आपकी नहीं है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर सकता है। वे बोतलबंद पानी, जल शोधक उपकरणों के सहारे पानी साफ का इंतजाम करते हैं। इस मदद में खर्च कर रहे सकने वालों के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस व्यवस्था से वंचित रह जाता है। जो गरीब है वो इस व्यवस्था से आपका जो वंचित है वो आपका रह जाता है। ठीक, इस मकसद में खर्च करने के कारण उन्हें साफ पानी मिलता है, परंतु गरीब इस व्यवस्था से वंचित रह जाता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है वैसे ही पैसा पास पाने का अधिकार है। ये स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ जल पेय उपलब्ध कराने से दूर है। और कह रहे कि ये स्थिति है जो स्वच्छ जो आपका पेयजल है
उसको उपलब्ध कराने से आपका बहुत दूर है। ठीक, आप जो है एक सामने आपका चित्र दिया गया है और इस चित्र को आप लोग गौर करके अच्छे से देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं में मनुष्य और मवेशी दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत की स्थित टंकियों में पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जल आपूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। कह रहे गांव में ये चीजें थोड़ी टफ है क्योंकि वहाँ पानी वानी जो है इतने अच्छे से उपलब्धता जो है उसकी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा आपको इन जल उपलब्धता के विषय में आपको गौर करना चाहिए कि आखिरकार आप इसमें देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है कि चेन्नई के हर क्षेत्र में कैसे पानी की जो उपलब्धता है वो आपकी प्राप्त हो रही है। तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसको गौर कर लीजिए। अब देखिए, एक महिला गड्ढे के अंदर से पानी, मिट्टी वाला पानी इकट्ठा कर कर अपने मटके में भर रही है। देखिए, एक कोई यहाँ वो अंदर महिला है या फिर यही से इसी पानी को कहाँ भर रही है, इसी मटके में। तो क्या बताइए, ये सुरक्षित जल है? देखिए, क्या अगर हम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोगों को क्या कराए, जन सुविधा उपलब्ध कराए, सरकार तो पानी भी आपका प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। और ऐसी समस्या चेन्नई में और चेन्नई जैसे बड़े बड़े महानगरों में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसको देखिए, देख लिया बच्चों, इतनी स्थिति को पढ़ लिया, इतनी सारी स्थिति का आप लोगों ने आकलन भी कर लिया कि कैसी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, आप दिल्ली जैसे महानगर में जाइए, आपके पास में है। चेन्नई तो बहुत दूर है। आप देखेंगे कि वहां नहाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, कपड़े धुलने के लिए तो पानी जो आपका डेली आता आप ले सकते हैं, लेकिन जो वहां पानी, पीने योग्य पानी जिसको बोलते हैं, वो आपको अधिकतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दिल्ली के, जैसे गांधी विहार, मुखर्जी नगर साइड है, खास करके जो आपका स्टूडेंट एरिया है, वहां पानी आपको मोल लेना पड़ता है क्योंकि पानी वो पीने योग्य नहीं है। ठीक, तो आज भी समस्या बनी हुई है कि लोगों के लिए पीने वाले पानी की जो उपलब्धता है वो कैसे मिले, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या क्या है, बनी। ठीक, किसानों से पानी छीनना। अब कह रहे जो किसान हैं उनसे भी क्या हो रहा है कि जो आपका पानी है वो आपका छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है, इसको देख लीजिए, थोड़ा गौर करिए। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के रास्ते खोले। आप कह रहे हैं जो आपके निजी कंपनी है, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है, कब उनके लिए मुनाफे के फायदे खोले। आप देखिए, आप देखते हैं कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां आपका बोरवेल कराती हैं, सरकार को कुछ पैसा देके, यानी कि बाईपास तरीके से अपनी फाइल वगैरह पास करा लेती हैं, बोरवेल में पानी यूज करती हैं या फिर किसी अच्छी धारा का, तो उसको आपका फिल्टराइज कर कर, उसको पैकिंग कर कर, उनको फिर 10 रुपए बोतल, 5 रुपए बोतल इस तरह से उनको बेचती हैं। और बहुत सारी निजी कंपनी शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीद कर शहरों में बेचती है। अब पड़ोस के गांव से खरीदा, फिर बाहर जाकर उसको बेच देती है। चेन्नई में मंदसूर, पालमपुर, करकोनई जैसे कस्बों, शहरों के उत्तर में गांव में पानी लाया जाता है, जहां से 13,000 से भी ज्यादा टैंकरों के काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी की रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें और इस तरह न केवल खेती का पानी छिन रहा है बल्कि गांव में पीने की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे सारे कस्बों और गांव में भूमिगत जल स्तर की स्थिति बहुत बुरी है क्योंकि ये बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। अब देखिए, जब बार बार किसी क्षेत्र का, किसी भूमिगत का पानी निकाला जाएगा तो पानी निकालने के बाद ये पानी जो है आपका बच्चों कम हो जाएगा। और कम होने के बाद क्या होगा कि फिर जो वाटर लेवल है, जहां आपको 50-100 फीट पे पानी मिल रहा है, फिर आपको 150 फीट पे मिलेगा और पानी की जो उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, पानी की उपलब्धता आपका कम हो जाएगी। तो हमको इन सारी चीजों पर, इन सभी चीजों पर जो है एक एक करके आपका गौर करने की आपका जरूरत है और एक एक करके जो है गौर करने की है व्यवस्था है। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है।
चलिए अब बात कर रहे हैं विकल्पों की तलाश कि हम ऐसे कैसे विकल्प खोजें जिससे कि पानी की जो उपलब्धता है वो आपकी पूरी हो जाए, जहां नहीं है उस जगह हम लोग पानी प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं, इन विकल्पों को थोड़ा हम लोग गौर करके आपका देख लेते हैं और गौर करके हम इन विकल्पों की जो है आपका बात भी कर लेते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, चलिए तो आपने पढ़ा है, आपने से पूछा, इसमें कुछ डाउट है आपका, कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा, क्या समस्या है, क्या चीजें हैं, इन सभी को हम लोग गौर करके देखते हैं। देखिए विकल्पों की तलाश के विषय में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है, कह रहा ऐसा नहीं कि कोई खास बात है आपके चेन्नई में। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देता है। कह रहे कि ऐसी स्थिति दूसरे भी शहर हैं जिनमें ये हमको देखने के लिए मिल रही है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी को निपटाने के लिए निजी कंपनी ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैल जाती रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी आपकी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन मिलना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के हिसाब से दिन का 135 लीटर पानी जो है वो मिलना चाहिए। एक आम व्यक्ति की खपत होती है दिन में 135 लीटर। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। कह रहे कि आपको लगभग 7 बाल्टी अगर आपको रोज पानी मिल रहा है तो आपके लिए पानी मोर देन सफिशिएंट है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में रोजाना प्रतिदिन 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। अब ये बात करें कि दिन में हम आपको 7 बाल्टी तो कम से कम आपको पानी क्या है मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां पर आपके गरीब लोग रह रहे हैं, उनको 20 लीटर पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। आप 135 लीटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो 105 लीटर पानी ही गायब है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी पानी तक मिलता है। देखिए क्या विडंबना है, एक जगह है जहां 20 लीटर भी पानी प्रति व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि होटल की अगर आप लोग कंडीशन देखो तो कितना है 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी पर डे दे रहे हैं एक व्यक्ति के हिसाब से। तो ये कैसा डिफरेंसेस है और कैसे पानी की उपलब्धता में सरकार इनको सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, या आप इसको देख सकते हैं कि क्या स्थिति इसके अंतर्गत जो है वो आपका बनी हुई है और आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। चलिए देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे ध्यान देते हैं। क्या नगर पालिका के जलीय जल आपूर्ति को कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कह रहे कि जो जल आपूर्ति होनी चाहिए और नहीं आपका हो पाती, हम क्या कहते हैं सरकार की नाकामयाबी है, सरकार इस काम में सफल नहीं हो पाई है। कुछ लोग तो दलील देते हैं कि क्योंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में आपके चले जा रहे हैं, इसके लिए जल आपूर्ति को निजी को सौंप देना चाहिए। कुछ लोगों का है कि आप इसको क्या करें, पानी को प्राइवेट हाथों में सौंप। अगर आप पानी को प्राइवेट हाथों में सौंप दोगे तो मुझे बताइए कुछ दिन तो आपको शायद मेंटेन मिले, अच्छा मिले, लेकिन ये कॉस्ट कितनी महंगी हो जाएगी। जन सुविधाओं में हमने क्या देखा है कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको 500-600 रुपए महीना खर्च उठा सकते हैं पानी का, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके पास आपका रोज की मर्रा के लिए वो 20 रुपए पानी के लिए नहीं खर्च कर सकते। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का जिसके पास लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वो 600-700 रुपए कहां से खर्च करेगा महीना, निजी कंपनी को देगा। और सरकार की जिम्मेदारी है कि जन सुविधाओं के माध्यम से लोगों को सस्ते रेट और किफायती दर पर जन सुविधा उपलब्ध कराएं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, कानून में प्रशासन की व्यवस्था हो। ये सब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बहुत न्यूनतम दर पर हर व्यक्ति यानी कि जो गरीब व्यक्ति भी है उसको भी ये चीजें उपलब्ध हो। ये जिम्मेदारी है सरकार की, तो इसलिए ऐसे काम को निजी कंपनी को नहीं सौंपा जाना चाहिए।
वो क्यों कह रहे हैं कि क्यों सौंपनी चाहिए, कुछ विचार हैं उनको। देखिए, उन्हें लगता है कि निजी कंपनी बेहतर काम कर सकती है। इस दलील में रोशनी देते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था में ही बहुत कम उदाहरण हैं। आप कह रहे हैं कहीं भी देख लो आप, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलपूर्ति सब लोगों तक पहुंचती है। अब कहां कहां पहुंचती है, थोड़ा हम लोग आप पढ़ लेते हैं। पोर्तो एग्लेस में सार्वजनिक आपकी जलापूर्ति, तो पोर्तो एग्लेस ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है, यानी कि ध्यान देने की बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ध्यान दीजिए, एक शब्द आया है बहुत बढ़िया, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट कैसी है, सबसे कम है। यह नगर जल विभाग ने सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों को केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग जो भी ज्यादा फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुविधा के लिए किया जाता है। जल विभाग कम पारदर्शी ढंग से आपका चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इसके बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताओं को तय करने में वोटों के जरिए फैसला करती है। अब देखिए कैसी व्यवस्था बनी हुई है ब्राजील में कि उन्होंने पानी से ही चाइल्ड डेथ रेट को आपका कम कर दिया है, शिशु मृत्यु दर को। आपको पता है बच्चों, भारत में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पिछला कि भारत में कितनी हजार मौत तो केवल आपके पानी की कमी से ही हो जाती है, हैजे बीमारी से ही। क्लियर है? तो ये आप इसको देख सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए इसको, चलिए आप इस पर ध्यान दीजिए और एक एक करके आप इन सभी को ध्यान रखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने देख लिया, आगे बढ़ जाएं। कुछ और डाउट है पूछ लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा, मतलब आपका महंगा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। इसी कारण से बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया देशों में ऐसे दंगे फैल गए जिसके दावा के कारण सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यानी कि सरकार क्या कर दिया, लोगों ने हंगामा कर दिया, यहां तक कि आप देखिए दंगे तक फैल गए थे पानी को लेकर। सरकार ने अल्टीमेट क्या किया कि वापस सारा पानी का जो चार्ज है अपने ही पास ले लिया। ठीक, भारत में आप देखिए, थोड़े भारतीय कंडीशन उसमें बताया गया है कि भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन उदाहरण कम है। कह रहे कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पर हमने जल विभाग ने बहुत सफलता पाई है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हालांकि एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग का दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजना शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार जा सके। वहीं पानी की ढुलाई वितरण के लिए निजी कंपनी का भी आपकी सेवा ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? इसलिए इनको अनुबंधित जो टैंकर है आपका अनुबंधित, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपके टैंकर हैं वो उनको कहते हैं। तो इसको एक बार देखिए कि कैसी व्यवस्था सरकार द्वारा आपकी चल रही है और कैसी ये व्यवस्था इसमें बनी हुई है। अब देखिए थोड़ा सा आप इस बार नजर दौड़ाइए मुंबई की
एक उपनगरीय रेलवे के एक अच्छे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। वहां देखिए रेल चलती है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यहाँ हर रोज 65 लाख यात्री एक जगह से दूसरी जगह ली जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलते हैं। इन्हीं स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोगों की भी शहरों में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन में भारी लागत के कारण जल साधारण मेहनतकाश लोग शहरों में ही नहीं रह सकते। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। गौर करके कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार, कि किस तरह से जो स्वच्छता संबंधी विस्तार है, कैसे उनका विस्तार होना चाहिए। हमारे लिए पैखाने यानी कि शौचालय, उन्हें हैरानी से कहा। अब देखिए आप इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निबेड़ देते हैं। लैट्रिन तो तुम्हारे मुंह बड़े लोगों के, इसे छोड़ दीजिए, अलग अलग थोड़ा सा है। लेकिन मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अछूतों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का राज को स्वच्छता समिति बनाई थी। किसने? आपका महात्मा गांधी ने। प्राचीन समय में, या फिर कह सकते हैं आज से 150 साल पहले से व्यवस्था थी कि सफाई का काम कुछ लोगों के साथ किया जाता था, और जो लोग सफाई करते थे उन लोगों को लोग अछूत मानते थे, उनको छूते नहीं थे। जैसे पीने के सफा पानी के अलावा यह भी जरूरत है कि पानी से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए स्वच्छता को ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा जल आपूर्ति से छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छ सुविधा घर के भीतर ही शौचालय 53% परिवार में ही उपलब्ध है। यह भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति में ज्यादातर कमजोर दिखाई देती है। कह रहे हैं कि आप गांव और शहर की बात करोगे कि अगर हम स्वच्छता की बात करें तो आज भी स्वच्छ पेयजल 87% लोगों के पास है, और 53% लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में शौचालय है और औरों के पास नहीं है। देखिए, मोदी सरकार ने एक कोशिश की है कि लोगों को क्या मिल सके। जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है वो ये कह रही है कि सब लोगों को स्वच्छ पेयजल, ठीक है, और स्वच्छता के लिए हर मानक को हमारी सरकार तय करेगी, ताकि लोगों को बीमारियों से दूर रखा जा सके। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे संगठन वाली चीजें हैं जो उसके अंतर्गत जो है आपका नियमित रूप से काम कर रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उनको देख भी सकते हैं और उन पर गौर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।